नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि फरवरी 2023 को ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें जो कर्मचारी 2014 के पहले और 2014 के बाद यानी ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो सितंबर 2014 में संशोधन लागू किया गया था, तो उससे पहले भी और उसके बाद भी ईपीएस 1995 पेंशन योजना के सदस्य थे, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए, साथ ही जो 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके लिए उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सर्कुलर में जानकारी दी गई थी कि आवेदन करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन लिंक की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। अब ऐसे पेंशन धारक और ऐसे कर्मचारी जो 2014 के पहले ईपीएस 95 पेंशन योजना के सदस्य थे और उसके बाद भी सदस्य थे और 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, तो ऐसे सभी जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, ईपीएस 95 सदस्य है, तो वो उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यूएन मेंबर पोर्टल पर उच्च पेंशन का आवेदन करने के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। इससे पहले 2014 के पहले जो सेवानिवृत्त हुए थे, तो उनके लिए ईपीएफओ द्वारा एक लिंक जारी किया गया था। अब 2014 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, साथ ही मौजूदा समय में कर्मचारी है, तो उनके लिए भी आवेदन के जो फॉर्मेट है तो वो जारी कर दिए गए हैं। अब यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर आप आसानी से ये जो ऑनलाइन सुविधा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये जो जॉइंट ऑप्शन का विकल्प है तो वो आप यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर आसानी से इस्तेमाल कर अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे और ये जो यूएन मेंबर पोर्टल पर उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के आवेदन के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया है तो उसे हम देख लेंगे। उससे पहले ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं तो वो हम आपके लिए लेते आते रहते हैं। तो इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी जॉइंट ऑप्शन का विकल्प किस तरह से हम जो है वो ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ले सकते हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी यूएन मेंबर पोर्टल पर हम किस तरह से जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुन सकते हैं तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो यूएन मेंबर पोर्टल है तो उसे मैंने ओपन कर लिया है। यूएन मेंबर पोर्टल ओपन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ये यूएन मेंबर पोर्टल ओपन होगा तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो नया मैसेज है तो वो आपको यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, ब्लिंक हो रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर लिखा है पेंशन ऑन हायर सैलरी, एक्सरसाइज ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 11(3) एंड पैरा 11(4) ऑफ ईपीएस 1995 ऑन और बिफोर 3 मई 2023। तो जो यहाँ पर 3 मई 2023 से पहले आपको जो है वो आपका आवेदन जो है कर लेना है। इससे पहले केवल यह एक ऑप्शन था, अभी इसके साथ ये और एक नया ऑप्शन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है, तो इस पर अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक नया विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पहले 2014 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी है यानी पेंशनर्स है, तो उनके लिए जो जॉइंट ऑप्शन का वैलिडेशन का फॉर्म है तो वो है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो फॉर्म है तो वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉइंट ऑप्शन अंडर अर्थ पैरा 11(3) एंड पैरा 11(4) ऑफ ईपीएस 95 पेंशन for employees who were in service prior to 1st September 2014 and continue to be in service on or after 1st September 2014 but could not exercise joint option under erstwhile provisions to para 11(3) of EPS 1995 to be exercised on or before 3rd May 2023। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से राइट वाला जो ऑप्शन है तो वो आपको चूज करना है। यहाँ पर ये 2014 के पहले और 2014 के बाद जो कर्मचारी यहाँ पर ईपीएस 95 के सदस्य हैं तो उनके लिए यह जो फॉर्म है तो वो दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, जैसे कि आपका यूएन नंबर होना चाहिए, साथ ही आपके आधार नंबर के साथ जो वो मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन जो ईपीएफओ रिकॉर्ड में होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर का जो एक बटन दिया हुआ है
तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका यूएन नंबर डालना है। आपके यूएन मेंबर पोर्टल पर जो नाम है यानी ईपीएफ में आपका जो नाम है तो वो डालना है। ध्यान रखिए आपका नाम यूएन मेंबर पोर्टल पर और आधार में सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आपको तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो एंटर करनी है और आधार नंबर एंटर करना है और जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो वो एंटर कर देना है। तो चलिए अभी मैं फटाफट ये जो डिटेल है वो भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो टिक है तो वो भी क्लिक कर देंगे और जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ना है तो वो भी बता दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो सारी डिटेल है यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर, कैप्चा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो टिक है तो वो भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी पर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा जिसे आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज आएगा तो उसमें जो है वो एंटर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एक नया पेज है तो वो आ गया है। अभी आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया होगा तो उसे आपको यहाँ पर करेक्टली एंटर कर देना है। यह ओटीपी 6 डिजिट का होता है तो उसे आपको एज इट इज जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो वैलिडेट ओटीपी का बटन है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है तो वो आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 11 ऑफ 3 एंड 11 ऑफ 4 ऑफ ईपीएस 95 स्कीम के तहत जो है वो आ गया है। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म है तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द एम्प्लॉयज हु वेयर इन सर्विस प्रायर टू 1 September 2014 and continue to be in service on or after 1 September 2014 but could not exercise joint option under 12 provisions to para 11 of 3 of EPS 1995। तो यहाँ पर ये जो पैरा है तो वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको दिखाई देगी। आपका जो मेंबर आईडी है यानी ईपीएफ का जो अकाउंट नंबर है, अगर आप मौजूदा समय में एम्प्लॉय है तो आपको केवल डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो दिखाई देगी, डेट ऑफ एग्जिट जो है वो नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो आपको वेरीफाई करवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो ईमेल आईडी है तो वो एंटर करना है। उसके बाद आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर जो है तो वो एंटर कर देना है और आपका आईएफएससी कोड जो है बैंक का तो उसे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जॉइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल को जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर इसे जो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो 1 by 1 मैं आपको बता देता हूँ। वेदर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी वेज सेविंग लिमिट ऑफ ₹5,000 इन ईपीएफ प्रायर टू 1 June 2001 from the day his salary exceeding 5,000 applicable only if date of joining is prior to 1 June 2001। अगर आपने आपके उच्चतम सैलरी पर जो है वो अंशदान दिया है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपने नहीं दिया है तो नो करना है। अगर आप यस यहाँ पर क्लिक करते हैं तो प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26 ऑफ 6 ईपीएफ स्कीम ओनली पीडीएफ फाइल ऑफ साइज 250 KB इज अलाउड। तो यहाँ पर जो परमिशन अंडर पैरा 26 ऑफ 6 है ईपीएफ स्कीम के तहत जो है वो, तो आपको यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन है तो उससे क्लिक करके जो है वो यहाँ से ब्राउज कर लेना है और उसके बाद जो है वो इसको अटैच कर देना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर आगे भी है। वेदर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग लिमिट ऑफ 6,500 रुपीज इन ईपीएफ प्रायर टू 1 September 2014 from the day his salary exceeding 6,500 applicable only if date of exit is on or prior after 1 June 2001। अगर आपने यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन है 6,500 रुपए के ऊपर दिया है तो यस कर देना है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26 ऑफ 6 ऑफ ईपीएफ स्कीम को आपको अटैच कर देना है। तो ये यहाँ पर जो है वो ब्राउज कर लेना है, चूज फाइल का जो बटन है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वेदर मेंबर वांट्स टू यूज एक्यूमुलेशन अवेलेबल इन हिज और हर पीएफ अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ऑप्शन। तो जी यहाँ पर जो पीएफ में आपका जमा राशि है तो उसी में से आपको जो
पीएफ में अंशदान है तो वो करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए यस और नो का जो ऑप्शन है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप यस का ऑप्शन चुनते हैं तो हाउ मच इज पीएफ अकाउंट बैलेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर जो पीएफ का बैलेंस है तो उसे जो है वो देखना है। पीएफ में बैलेंस कितना है तो उसे आप पीएफ का जो पासबुक पोर्टल है तो वहां पर जाकर जो है वो आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से देखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरह से आपको वो देखना है, तो उसके लिए वीडियो एक बना दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो पासबुक है या फिर यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज अकाउंट स्लिप पेज ऑफ पासबुक एक्सेट्रा, तो यहाँ पर ये जो पासबुक है तो वो अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वेदर मेंबर इज गिवन अंडरटेकिंग टू डिपॉजिट द कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू टिल डेट ऑफ पेमेंट थ्रू हिज लास्ट एम्प्लॉयर ओनली व्हेन पीएफ अकाउंट हैज नंबर इनसफिशिएंट बैलेंस, तो यहाँ पर जो है वो आपको यस और नो कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है तो वो अटैच भी करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपकी तरफ से कुछ डिक्लेरेशन है तो वो भी आपको जो है वो यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से डिक्लेरेशन है, तो उसे जो है वो ध्यान से पढ़ लेना है। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला डिक्लेरेशन जो है, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द जजमेंट इन एसएलपी नंबर 865-8659 of 2019 dated 4th November 2022 of the Honorable Supreme Court, and I am exercising this option in terms of the directions contained in the said judgment. Then second declaration is, I understand and agree that as a member of the Employees Pension Scheme, my right to claim pension are limited to the scope of judgment and within the EPF and MP Act 1952 and the scheme frame thereunder. The next declaration is, I further understand that the central government is empowered to amend the scheme as it may deem fit. Then fourth declaration is, I do hereby agree that the details of contribution and interest given by my employer are essential for the computation of dues payable for this application, and this is the full and final submission. The next declaration is, I hereby undertake that the service detail in the above form are correct and no material fact has been misrepresented or hidden by me. I hereby agree to pay due contribution in a single tranche as specified by EPFO along with interest at rates declared under para 60 of EPF scheme 1952 or at the rate of declared by the concerned trust of such establishment from time to time, whichever is higher if any. Then seventh declaration is, I hereby jointly opt along with my employer to pay full amount of contribution on salary exceeding wages ceiling limit under erstwhile para 11 of 3 since deleted and para 11 of 4 of the EPF 95 along with interest up to the last date of the month in which payment is made, in accordance with the judgment dated 4th November 2022 of the Honorable Supreme Court through my last employer within such period as may be directed by EPFO after verification of my joint option. If the full amount payable is not deposited by last employer within such period as may directed by EPFO after verification of my joint option, this joint option shall be liable to be treated as null and void. The next undertaking is, I undertake that all the facts are true. If the details submitted by me or my employer are found to be incorrect at any point of time, this joint option shall be treated as null and void. I am aware that in case of false declaration and willful misrepresentation, appropriate penal action may be taken by EPFO against me. उसके बाद यहाँ पर ये जो सारे डिक्लेरेशन है तो वो आपने पढ़ लिया है और यहाँ पर आपको जो प्लेस है तो वो टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए यहाँ पर ये जो प्लेस है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्री कर देना है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड रहेगा उससे आपको जो है वो एंटर कर देना है। एज इट इज ऊपर देख के आपको एंटर करना है। कैपिटल अगर कोई अल्फाबेट रहेगा तो वैसा ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको यह फॉर्म बाद में भरना है तो यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको तभी के तभी यह जो फॉर्म है तो वो भर देना है तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको वेरीफाई करने के बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद जो है वो सबमिट एप्लीकेशन का जो बटन है तो वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन का बटन क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये जो 4 स्टेप है एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेशन, तो वो आपका जो जनरेट है तो वो हो जाएगा। इसे आपको संभाल कर रखना है। तो इस तरह से आप जो है वो आसानी से ये जो यूएन मेंबर पोर्टल पर प्रेजेंट एम्प्लॉइज के लिए जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुनने के लिए सुविधा दी गई है। तो इसका इस्तेमाल करके आप जॉइंट ऑप्शन का जो फॉर्म है तो वो भर सकते हैं। जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म यह है कि आपकी तरफ से और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ईपीएफओ को यह अनुमति देनी है कि आपकी जो पीएफ में अंशदान जमा है तो उसे जो आपकी जो पूरी सैलरी है यानी बेसिक और डीए को मिलाकर जो पूरी सैलरी बनती है तो उसका 8.33% जो है वो पीएफ अकाउंट से निकाल कर जो है वो ईपीएस 1995 पेंशन फंड में जो है ट्रांसफर करना है। यह अमाउंट जो भी इंटरेस्ट रहेगा तो उसके साथ की जाएगी। अगर आपने पीएफ की निकासी कर ली है और उतनी अमाउंट आपके पीएफ में नहीं है तो बची हुई अमाउंट जो है वो आपको ईपीएफओ को आपकी तरफ से जो है वो जमा करवानी होगी। तो इस तरह से आप जो है वो जॉइंट ऑप्शन का विकल्प जो है वो चुन सकते हैं और आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब आपको आपके उच्चतम वेतन पर जो है वो पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पेंशन के भुगतान के लिए आपके 5 साल की जो अंतिम सैलरी है तो उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के बेसिस पर जो है वो आपकी पेंशन की गणना की जाएगी। पेंशन की गणना का जो फॉर्मूला है तो वो सभी को पता है। आपका जो बेसिक वेतन है उसे मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस करना है और उसे 70 से भाग दे देना है। तो यह एक बेसिक फॉर्मूला है ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना करने के लिए। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब की, यानी मान लीजिए कि अगर आपकी बेसिक सैलरी जो 60 महीने का एवरेज है तो वो 1 लाख रुपए होती है और आपने 35 साल तक अगर काम किया है तो 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 35 साल और उसे जो है वो 70 से भाग देना है तो यह अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये हो जाती है। तो आपको जो है वो तब 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसी तरह से आपकी जो सर्विस के ईयर्स है वो अगर वैरी होते हैं तो उसी तरह से आपकी जो पेंशन की अमाउंट है तो वो वैरी होगी। साथ ही अगर आपकी पेंशनेबल सैलरी भी वैरी होती है, बढ़ती है या फिर कम होती है तो उसके अनुसार जो है वो आपकी पेंशन में कम ज्यादा अमाउंट जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो अभी जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म है तो वो भरने के लिए जो है वो ईपीएफओ द्वारा जो है वो यह सुविधा दी गई है। तो इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से जो जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म है तो वो भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आसानी से यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर ये जो उच्च वेतन के लिए उच्च पेंशन का एप्लीकेशन है, जॉइंट ऑप्शन का विकल्प है तो वो हम चुन सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो है वो ईपीएफओ ऑफिसेज द्वारा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू किया जाएगा और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको सूचित भी किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया था कि जो भी एप्लीकेशन है उनमें अगर कोई दिक्कत है तो जो भी संबंधित आवेदन करता है तो उससे ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से सूचित किया जाए ताकि जल्द से जल्द यह जो प्रक्रिया है तो वो पूरी हो सके। साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा, ईपीएफओ द्वारा 3 मार्च 2023 की जो अंतिम तिथि थी तो उससे भी जो है वो अभी बढ़ा दिया है। यह तिथि अब 2 मई तक जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी आपको जो है वो और अतिरिक्त 2 महीने का समय जो है वो मिलेगा। तो ये जो 2 महीने का समय है तो वो ईपीएफओ द्वारा बढ़ाया गया है क्योंकि बहुत सारे समय से जो है वो ईपीएफओ की जो वेबसाइट है तो वो बंद थी। ऐसे में यहाँ पर आपके लिए जो फॉर्म भरने की सुविधा है तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो इसी को देखते हुए ईपीएफओ द्वारा ये जो 2 महीने का अतिरिक्त समय है तो वो आवेदनकर्ताओं के लिए दिया गया है। तो जी हाँ, ये भी एक अच्छी खबर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। अगर आपने आपका आवेदन फिल कर दिया है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है।
तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।